नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सौर मंडल कितना विशाल और रहस्यमय है। हमने चांद, मंगल और यहाँ तक कि बृहस्पति जैसे ग्रहों तक अपनी पहुँच बनाई है, लेकिन नेपच्यून सौर मंडल का 8वां और सबसे दूर का ग्रह आज भी हमारी पहुँच से बाहर है। नेपच्यून अपने अद्भुत नीले रंग, शक्तिशाली तूफानों और रहस्यमय वायुमंडल के लिए जाना जाता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद अब तक नेपच्यून पर कोई मिशन क्यों नहीं भेजा गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेपच्यून से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, वहां मिशन भेजने की सबसे बड़ी चुनौतियां और भविष्य में इसे लेकर क्या उम्मीदें हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफर बेहद रोमांचक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका कॉस्मिक टीवी में। हमारे सौर मंडल में अनेक प्रकार के ग्रह मौजूद हैं। कुछ ग्रह आकार में काफ़ी छोटे व गर्म होते हैं, तो कुछ ग्रह आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़े व ठंडे। वैसे सबसे रोचक बात यह है कि हमारे इस सौर मंडल में जीवन को भी देखने को मिलता है। परंतु क्या आप जानते हैं, हमारे सौर मंडल में कुछ ग्रह आज भी हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं, क्योंकि ये ग्रह हमसे काफ़ी दूर और अनजान जगहों पर बसे हुए हैं। ऐसे में इन ग्रहों को हमारे लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, नेपच्यून भी एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। यही वजह है कि समय समय पर इसके बारे में काफ़ी कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। नेपच्यून की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में एक नीली, ठंडी व विशाल गैस जायंट की तस्वीर आती है। परंतु क्या आपको इस ग्रह से जुड़ी कुछ मूलभूत बातों के बारे में पता है? शायद ही आप लोगों का उत्तर हाँ में होगा, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ इंटरनेट पर पढ़ने को नहीं मिलता। इसलिए आज के इस वीडियो का विषय है नेपच्यून और उसके चंद्रमा ट्राइटन और इस पे हुए स्पेस मिशनों के बारे में। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए शुरू हो जाइए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अब तक नेपच्यून पर एक भी स्पेस मिशन क्यों नहीं हुए। ये 21st सेंचुरी और आज के तकनीक के अनुसार हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के काफ़ी आगे निकल चुके हैं। चांद से लेकर मंगल ग्रह तक और ब्लैक होल से लेकर उल्कापिंड तक हमने स्पेस विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी कुछ जानकारी बहुत समय पहले ही हासिल कर लिया है। परंतु एक बात जो यहाँ सबसे अजीब है वो ये है कि तकनीक में इतनी तरक्की के बाद भी हम काफ़ी पीछे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे अपने सौर मंडल के ग्रहों के बारे में हम नहीं जानते। दोस्तों, नेपच्यून जैसे ग्रहों पर हमने आज तक एक भी स्पेस मिशन को अंजाम नहीं दिया। ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे हाथ आज भी कितने बंधे हुए हैं। एक तरफ जहां हम अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमसे महज कुछ करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद ग्रहों के बारे में हम कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। सोचने भर से ही ये बात कितनी अजीब लग रही है। परंतु क्या आप इसके पीछे छुपे हुए रहस्यों को जान रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि इसके बारे में कभी इतनी बारीकी से बताया ही नहीं गया है। दोस्तों, नेपच्यून जैसे ग्रहों के बारे में जानना अपने आप में ही एक खास बात है, क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई डेडिकेशन मिशन को अंजाम नहीं दिया गया है। चलिए जानते हैं कि क्या कारण है नेपच्यून पर स्पेस मिशन न हो सकने के। नेपच्यून पर स्पेस मिशन के न होने की सबसे पहली वजह हम खुद ही हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे लिए नेपच्यून जैसे ग्रह मंगल या बुध जैसे ग्रहों से कम दिलचस्प है, क्योंकि नेपच्यून जैसे गैस जायंट में जीवन के होने की संभावना लगभग न के बराबर ही है। इसलिए हम उस जगह पर अपनी दिलचस्पी पहले क्यों दिखाएं जहां हमारे लिए कुछ खास है ही नहीं। इसके अलावा एक और वजह फंडिंग की भी है। दोस्तों, इन सुदूर ग्रहों पर स्पेस मिशनों को अंजाम देना कोई सरल बात नहीं है। साथ ही इन ग्रहों पर स्पेस मिशनों को अंजाम देने की लागत काफ़ी ज़्यादा आती है। इसलिए सही व जरूरी फंडिंग के बिना यहाँ मिशन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पृथ्वी से चांद तक स्पेस क्राफ्ट को भेजने में ही हमारे पसीने छूट जाते हैं, और यहाँ नेपच्यून तक स्पेस क्राफ्ट भेजने की बात तो वर्तमान के लिए कल्पना ही है। इसके अलावा हमारे पास आज इतनी भी उन्नत तकनीक नहीं है कि हम आसानी से एक स्पेस क्राफ्ट को नेपच्यून तक भेज दें। दोस्तों, यहाँ एक बात यह भी है कि पृथ्वी से नेपच्यून की दूरी लगभग 30 AU की है। इतनी लंबी दूरी के लिए एक स्पेस क्राफ्ट को तैयार करना ही अपने आप में एक काफ़ी बड़ी चुनौती है। साथ में स्पेस क्राफ्ट के लिए जरूरी मात्रा में ईंधन को रेडी करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि पृथ्वी से नेपच्यून तक सिर्फ पहुंचने के लिए हमें 10 से अधिक सालों का समय लग सकता है। अब जानते हैं कि नासा और इसरो क्यों नेपच्यून पर स्पेस मिशन को अंजाम नहीं दे रहे हैं। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर क्यों नासा और इसरो जैसे बड़ी स्पेस एजेंसियां नेपच्यून पर अपना मिशन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान के समय में हमारे पास संसाधन उतने नहीं हैं जितने कि नेपच्यून पर जाने के लिए लगेंगे, क्योंकि पहले से ही हम दूसरे ग्रहों के मिशनों में इतना ज़्यादा उलझ चुके हैं कि अब हमारे पास न तो समय है और न ही पैसा। हालांकि भविष्य में क्या होगा ये तो अभी से सटीक तौर पर कह पाना मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ एक रोचक बात यह है कि हमारे पास नेपच्यून और यूरेनस जैसे सुदूर ग्रहों के बारे में वाइजर के फ्लाई बाय डेटा है।
इसलिए यहाँ से कहना उचित होगा कि हमारे पास भले ही नेपच्यून के बारे में ज़्यादा डेटा न हो, परंतु कुछ डेटा जरूर है जो कि शायद आने वाले समय में हमारी मदद भी करेगा। दोस्तों, यहाँ एक बात यह भी है कि किसी भी ग्रह के बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें उस ग्रह पर ऑर्बिटर भेजने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम किसी भी तरीके से नेपच्यून पर ऑर्बिटर भेज देते हैं तब शायद हमें इन सुदूर ग्रहों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल सकेगी। हालांकि ये मिशन हद से ज़्यादा महंगी और जटिल होगी, इसलिए इन मिशनों को अभी तक अंजाम नहीं दिया गया है। अब जानते हैं नेपच्यून पर क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है। आमतौर पर किसी भी ग्रह के ऊपर दो तरीके से स्पेस मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है। पहला है फ्लाई बाई और दूसरा है ऑर्बिटर मिशन। दोस्तों, सरल तरीके से कहूँ तो फ्लाई बाई मिशन से हमें ग्रह की उतनी अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती है जितने कि किसी ऑर्बिटर मिशन से। इसलिए किसी भी नए ग्रह के ऊपर ऑर्बिटर मिशन को अंजाम देना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि आज के जितने भी बड़े स्पेस मिशन हैं उनमें से ज़्यादातर ऑर्बिटर मिशन ही होते हैं। वैसे यहाँ एक बात यह है कि ऑर्बिटर मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट कुछ खास समय के लिए किसी भी ग्रह के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। इससे वैज्ञानिकों को उस ग्रह के बारे में कई बारीक जानकारियाँ भी मिल जाएंगे। परंतु यहाँ एक रोचक बात यह भी है कि किसी भी ऑर्बिटर मिशन को अंजाम देने से पहले हमें ग्रह के बारे में कुछ मूलभूत बातों को जानना होगा और इन्हीं मूलभूत बातों को जानने से हमारी मदद फ्लाई बाई मिशन करते हैं। तो आप एक तरीके से यह कह सकते हैं कि फ्लाई बाई और ऑर्बिटर मिशन दोनों ही मिशन एक दूसरे पर निर्भर हैं। खैर, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि वर्तमान के समय में हमने अपने सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों पर फ्लाई बाई मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है और इसमें हमारी मदद न्यू होरिजन और वाइजर ने की है। तो एक बात तो यह तय है कि आने वाले समय में हमारे पास सभी ग्रहों की बेसिक डेटा तो जरूर होगी। अब जानते हैं नेपच्यून का चांद ट्राइटन आखिर क्यों है इतना अजीब। नेपच्यून का चांद ट्राइटन अपने आप में ही एक रहस्य है। कहने का मतलब यह है कि नेपच्यून के पास लगभग 14 चांद मौजूद हैं और उनमें से ट्राइटन ही सिर्फ एक ऐसी चांद है जो कि आकार में काफी ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा एक अजीब बात यह है कि ट्राइटन नेपच्यून के पास नहीं बल्कि काफी दूर मौजूद है, जो कि किसी भी ग्रह के चांद के लिए काफी ज्यादा अजीब बात है। ट्राइटन का आकार नेपच्यून के बाकी बचे उपग्रहों के आकार को मिलाने के बाद भी 200 गुना ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उपग्रह आखिर आकार में कितना ज्यादा विशाल होगा। इसके अलावा आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये नेपच्यून के परिक्रमा के दिशा के विपरीत घूमता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी बात नोटिस किया है कि नेपच्यून के चारों तरफ घूमते वक्त ये नेपच्यून के कक्षा से लगभग 90 डिग्री का कोण बनाकर चलता है, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ बात है। वैसे वैज्ञानिकों को ट्राइटन की एक और बात से काफी ज्यादा हैरानी हो रही है और वो यह है कि ट्राइटन की कक्षा काफी ज्यादा गोल है, जबकि ये 67 डिग्री कोण में झुका हुआ है और नेपच्यून के चारों तरफ घूमते वक्त उससे 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ट्राइटन की कक्षा पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा गोलाकार है। अब जानते हैं ट्राइटन पर छुपे हो सकते हैं कई राज। इस चांद की सबसे बड़ी खूबी इसकी सतह में छुपा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि ट्राइटन की सतह काफी ज्यादा लाजवाब है। वैसे अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी सतह एक हिस्से में काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है तो दूसरे हिस्से में काफी ज्यादा सपाट। शोधकर्ता बताते हैं कि ट्राइटन पर क्रेटर्स देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि एक हैरान कर देने वाली बात भी है। दोस्तों, एक रोचक बात यह भी है कि ट्राइटन अपने सतह को रिसरफेस कर सकता है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि यह अभी भी काफी गर्म है। वैसे ट्राइटन की सबसे बड़ी राज उसके ओरिजिन को लेकर है। कहने का मतलब यह है कि ट्राइटन असल में पहले प्लूटो का उपग्रह था, परंतु कुछ कारणों के चलते अब यह नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण फील्ड के अंदर आ गया। तब इसे न चाहते हुए भी नेपच्यून का चांद बनना पड़ा और शायद यही कारण है कि नेपच्यून से ट्राइटन की इतनी बनती नहीं। वाकई में इस तरह की घटनाएं हमारे सौर मंडल में देखने को काफी कम ही मिलते हैं। खैर, रिपोर्ट्स के अनुसार ट्राइटन की सतह आज भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती है, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके सतह के नीचे वर्तमान समय में भी तरल पानी का समंदर बहता होगा। हालांकि अभी ये सिर्फ कुछ अटकलें ही हैं, परंतु आने वाले समय में इसके ऊपर से भी पर्दा जरूर हटेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं और इस मजेदार वीडियो के लिए लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।